नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। खबर देहरादून से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में कई देशों में कार्यरत भारत के 7 राजदूतों से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और राजदूतों के मध्य कई विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोजेक्ट को कई देशों में बढ़ावा देने के लिए राजदूतों से सहयोग लिया जाएगा। उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों की लोगों को कई देशों में जानकारी हो, इसके लिए और प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन उद्योग, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं और इनको बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। सात देशों के राजदूत आए थे। उनके साथ यहाँ पर हम लोगों ने विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की है कि उत्तराखंड राज्य के साथ किस प्रकार से वो समन्वय कर सकते हैं, किस प्रकार से हमारे यहाँ की कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, तमाम शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था, उन सभी को, और जो 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोजेक्ट हमारी योजना है, उस योजना को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, उन सब पर चर्चा हुई है। साथ ही साथ यह भी चर्चा हुई है कि अपने देशों के जो उनकी बेस्ट प्रैक्टिस है, उनको भी हमारे राज्य के अधिकारियों के साथ साझा करें और साझा करके उत्तराखंड में हम उसको किस प्रकार से लागू कर सकते हैं, किस प्रकार से उत्तराखंड के उन्नयन में, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में उनका हम किस प्रकार से सहयोग ले सकते हैं। परस्पर इन राष्ट्रों के साथ मिलकर हम उत्तराखंड को, जो हमारा संकल्प है हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना, उसमें हमने उन सबसे सहयोग की अपेक्षा की है और उन्होंने भी मुझे पूरा भरोसा दिया है कि ये प्रक्रिया केवल औपचारिक न होकर सतत रूप से आगे चलेगी। साथ ही साथ मैंने सभी अधिकारियों को भी कहा है कि जो भी इन राजदूतों के द्वारा जो भी अपने सुझाव दिए गए हैं, जो भी बातें हम लोगों के साथ यहाँ पर की हैं, उसको गंभीरतापूर्वक अमल में लाएं। मुख्यमंत्री धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में कई देशों में कार्यरत भारत के 7 राजदूतों से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और राजदूतों के मध्य कई विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि राज्य के 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोजेक्ट को कई देशों में बढ़ावा देने के लिए राजदूतों से सहयोग लिया जाएगा। साथ ही प्रदेश के स्थानीय उत्पादों की लोगों को कई देशों में जानकारी हो, इसके लिए और प्रयास की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन उद्योग, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं, इनको बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार कार्यरत है। सात देशों के राजदूत आए थे। उनके साथ यहाँ पर हम लोगों ने विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की है कि उत्तराखंड राज्य के साथ किस प्रकार से वो समन्वय कर सकते हैं, किस प्रकार से हमारे यहाँ की कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, तमाम शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था, उन सभी को, और जो 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोजेक्ट हमारी योजना है, उस योजना को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, उन सब पर चर्चा हुई है। साथ ही साथ यह भी चर्चा हुई है कि अपने देशों के जो उनकी बेस्ट प्रैक्टिस है, उनको भी हमारे राज्य के अधिकारियों के साथ साझा करें और साझा करके उत्तराखंड में हम उसको किस प्रकार से लागू कर सकते हैं, किस प्रकार से उत्तराखंड के उन्नयन में, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में उनका हम किस प्रकार से सहयोग ले सकते हैं। परस्पर इन राष्ट्रों के साथ मिलकर हम उत्तराखंड को, जो हमारा संकल्प है हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना, उसमें हमने उन सबसे सहयोग की अपेक्षा की है और उन्होंने भी मुझे पूरा भरोसा दिया है कि ये प्रक्रिया केवल औपचारिक न होकर सतत रूप से आगे चलेगी। साथ ही साथ मैंने सभी अधिकारियों को भी कहा है कि जो भी इन राजदूतों के द्वारा जो भी अपने सुझाव दिए गए हैं, जो भी बातें हम लोगों के साथ यहाँ पर की हैं, उसको गंभीरतापूर्वक अमल में लाएं।
कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए देहरादून में भी वोटिंग हुई। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में मतदान की प्रक्रिया हुई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सभी डेलीगेट्स से मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में सभी लोग बढ़ चढ़कर भाग लें और हाईकमान ने सभी को वोटिंग के लिए स्वतंत्र किया है। इस चुनाव में 2 प्रत्याशी मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर प्रत्याशी मैदान में हैं। काफी उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि 10 बजे से वोटिंग थी, 9:30 बजे से पहले ही लोग आगे यहाँ इकट्ठा होने लगे थे और सभी लोग चाह रहे थे कि हम वोट करें क्योंकि 22 साल पहले जो वोटिंग में था उसमें और इसमें एक और फर्क है, उसमें केवल एआईसीसी के डेलीगेट्स ने वोट किया था। इस समय हमारे पीसीसी मेंबर्स वोट कर रहे हैं और लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। लोग आपस में कयास भी लगा रहे कि कौन जीतेगा। निश्चित रूप से जो हमारे कांग्रेस की एक नई शुरुआत होगी, सबको साथ लेके चलने की जो कांग्रेस की हमेशा विचारधारा रही है सब, और जो कांग्रेस के सिद्धांत हैं, जो कांग्रेस के मूल्य हैं, जो कांग्रेस की विचारधारा है, उसको आगे ले जाने के लिए यह चुनाव एक माध्यम बनेगा। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे। आज उन्होंने बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के मेयर, नगर पंचायत और जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में कई सामाजिक विषयों और आने वाले चुनावों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में उन्होंने कहा, हमारा प्रयास होना चाहिए कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के हर एक व्यक्ति तक पहुंचे और सबका विकास हो सके। कांग्रेस तो कांग्रेस ही है भाई, उसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते और उसके ऊपर मैं कोई कमेंट्स भी नहीं कर सकता क्योंकि अब राहुल जी और सोनिया जी के उम्मीदवार 80 साल के रवि जी हैं। अब वो क्या कांग्रेस में परिवर्तन करेंगे, क्या लाएंगे? इसलिए कांग्रेस ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाती है जो चेहरा सामने दिखे और पीछे कोई और चला है, ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाती है। इसी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के उत्तराखंड दौरे का तीसरा दिन है। उन्होंने बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्षों, जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों के साथ बैठक की। इस बैठक में कैलाश विजयवर्गीय ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में कई विषयों के साथ साथ आगामी चुनावों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने सभी का मार्गदर्शन करते हुए केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों की जानकारी आम जनमानस तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी आज उन तमाम धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के स्थलों के पुनर्निर्माण और प्राचीन वैभव की पुनर्स्थापना के ऐतिहासिक कार्य में जुटे हैं, जिन्हें आक्रांताओं के हाथों नुकसान पहुंचाया गया था। तो देहरादून पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय और यहां पर चुनावों को लेकर चर्चा हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं विजयवर्गीय। आगामी चुनावों पर चर्चा हुई, किस तरीके से संगठन को और मजबूत बनाना है, किस तरीके से क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, इन तमाम चीजों को लेकर यहां चर्चा हुई। तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय देहरादून पहुंचे। आज की पूरी रणनीति तो चुनाव संबंधी है। नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, भविष्य के अंदर आपके जिला परिषद के चुनाव हैं, हमारे लोकसभा के चुनाव, ये विषय अपने कैलाश जी के साथ है। लेकिन इनको इम्प्लीमेंट कराना ये संगठन काम है। कल क्योंकि हमारे संगठन प्रभारी हैं, वो कल आने वाले हैं, तो इन्हीं कार्यक्रमों का इम्प्लीमेंट किस तरीके से हो सकता है, किन किन कार्यक्रमों काम में लगाया जाए, चाहे प्रदेश के पदाधिकारी को हम क्या जिम्मेवारी दे सकते हैं, इन सारे विषयों में हम 2 दिन उनके साथ बैठक रहेगी। 18-19 की बैठक उनके साथ में करने वाले हैं।
उत्तराखंड में प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन के माध्यम से गंगा जल पूरे भारत में उपलब्ध करवाए जाने का कार्य संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में उत्तराखंड की मातृशक्ति के समूह की ओर से मिट्टी के पात्रों और आम की लकड़ी से निर्मित काष्ठ आवरण में गंगा जल को घर घर पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। जहां नेचर महिला स्वयं सहायता समूह हरिद्वार ने शनिवार को निबंधक सहकारिता कार्यालय के सभागार में निबंधक आलोक कुमार पांडे समेत उच्च अधिकारियों के सामने पीसीयू द्वारा गंगा जल उपहार को प्रस्तुत किया गया। इस दौरान सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसका व्यापक स्तर पर प्रचार और प्रसार करने की आवश्यकता है। नगर में तरुण चेतना यंग क्लब के तत्वाधान में चल रहे राज्य स्तरीय कैरम बोर्ड टूर्नामेंट का फाइनल मैच रुद्रपुर के खिलाड़ी ने जीतकर खिताब पर कब्जा किया। रविवार दोपहर बाद राज्य स्तरीय कैरम बोर्ड टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला दिनेशपुर के रामबाग और रुद्रपुर के मध्य खेला गया और जिसमें 3 सेट में से 2 सेट रुद्रपुर के केशव और सुकून ने जीतकर दिनेशपुर कप 2022 पर कब्जा किया। बेहतरीन प्रदर्शन करने पर मैन ऑफ द मैच रुद्रपुर के केशव को दिया गया। वहीं शुरू से आखिर तक बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करने पर बेस्ट ऑफ टूर्नामेंट का खिताब दिनेशपुर के पवन को देकर सम्मानित किया गया, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 30 बार क्वीन अपने कब्जे में की थी। वो बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ पे जो तरुण चेतना यंग क्लब है वो बहुत ही अच्छे इनका क्लब में सहयोग करते हैं सभी खिलाड़ियों का, और इनसे हम बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हैं। मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो दूसरी नशा ना करके भांग, चरस, सुई, स्मैक आदि का नशा ना करके खेल का नशा करें। इससे उनको ताकि आगे उनको बढ़ने का मौका मिले। उद्देश्य देखिए में नहीं है कि कैरम बोर्ड एक ऐसा गेम है कि लगभग लुप्त होता जा रहा है। तो तरुण चेतना यंग क्लब पिछले कई वर्षों से कैरम बोर्ड टूर्नामेंट का आयोजन इस स्थल पे करती है और उसी के क्रम में इस बार वर्ष भी 25 सितंबर से यह टूर्नामेंट आरंभ हुआ था। और इसमें जो है उत्तर प्रदेश की कुछ टीमें थी और बाकी उत्तराखंड की टीमें थी। आज फाइनल मैच है और फाइनल मैच में इस समय रामबाग और रुद्रपुर की टीमें जो है आपस में भिड़ी हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं काफी तादाद में यहाँ पे युवा जो है वो लोग इस मैच का आनंद भी ले रहे हैं। उत्तराखंड में सिंचाई विभाग में जेईई के पदों पर परीक्षा होने के बाद उनके पद को कम कर दिया गया, जिसके बाद से परीक्षा में बैठने वाले बेरोजगार युवा लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां उनकी मांग है कि जितने पदों के लिए परीक्षा कराई गई थी उतने ही पदों पर रिजल्ट घोषित किया जाए। अपनी इसी मांग को लेकर उन्होंने गांधी पार्क से लेकर सीएम आवास तक कूच किया। साथ ही युवाओं ने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ रोष जताया। आपको बता दें, युवाओं का आरोप है कि वो लगातार प्रदर्शन और आमरण अनशन कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि उनकी मांगे मानने को तैयार नहीं है। कि यहाँ पर सीधी मांग है कि जो चुनाव के दौरान वादे किए गए थे, जो विभागीय मंत्री सतपाल महाराज जी ने सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियरों के 228 पदों का वादा किया था, वो आज तक ऐड नहीं हुए। इन बच्चों ने 4-4 परीक्षाएं देकर इंटरव्यू में स्थान बनाया है, परंतु आपने पद हटा दिए। सबसे बड़ी समस्या ये है। सतपाल महाराज जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी के पास है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं महाराज जी के पास है, और वो कहते हैं कि सचिव के पास है। तो उत्तराखंड के सिंचाई विभाग में जेईई के पदों पर परीक्षा होने के बाद उनके पद को कम कर दिया गया, जिसके बाद से परीक्षा में बैठने वाले बेरोजगार युवा लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां उनकी मांग है कि जितने पदों के लिए परीक्षा कराई गई थी उतने ही पदों पर रिजल्ट घोषित किया जाए। अपनी इसी मांग को लेकर उन्होंने गांधी पार्क से लेकर सीएम आवास तक कूच किया। साथ ही युवाओं ने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ रोष जताया।
आपको बता दें कि युवाओं का आरोप है कि वो लगातार प्रदेश और आमरण अनशन कर रहे हैं और बावजूद इसके उनकी मांगे मानने को सरकार तैयार नहीं। उधम सिंह नगर में लगातार राजनीतिक लोगों के आने जाने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बलदेव सिंह औलख भरतपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने जसपुर के ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख गुरताज भुल्लर से मुलाकात की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने शोकाकुल परिवार को सांत्वना देते हुए ढांढस बंधाया। आपको बता दें कि 12 अक्टूबर को भरतपुर ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख गुरताज भुल्लर के घर उत्तर प्रदेश पुलिस ने दबिश दी थी, जिसमें उनकी पत्नी गुरप्रीत कौर की गोली लगने से मौत हो गई थी। वहीं कुंडा शूट आउट पर बोलते हुए मंत्री बलदेव सिंह औलख ने कहा कि इस परिवार के साथ जो घटना हुई है वो अफसोसजनक है। परिवार में जो पार्टी के शीर्ष पद पे है उनके साथ घटना हुई है और ये अफसोसजनक है। मैं आज उसी के तहत यहाँ से अपना अफसोस जाहिर करने आया था और जो भी कानून है, कानून अपना काम कर रहा है। बात करेंगे और भी अधिकारियों से बात करेंगे और जो सही होगा वो कोटद्वार के लोगों की समस्याओं का तुरंत समाधान करने के उद्देश्य से विधानसभा अध्यक्ष ने कैंप कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं और मौजूद रहे पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में कैंप कार्यालय स्थापित किया गया है, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष और मौजूद स्टाफ क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुनाएगा। इस कार्यालय से जिले स्तरीय सभी विभागों के साथ सामंजस्य रखकर विकास कार्यों को गति मिलेगी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वो जब भी क्षेत्र में मौजूद रहेंगी, इस कैंप कार्यालय से ही दैनिक कार्यों को संचालित करेंगी। इसके अलावा उनका स्टाफ हर दिन लोगों की समस्याओं को सुनेगा। आज हमने यहाँ पर अपना विधानसभा अध्यक्ष का कैंप कार्यालय खोला है। ये एक ऑफिस यहाँ पे शुरू किया गया है ताकि लोगों को एक जगह मिले आने की, मुझसे मिलने की। हमारे जो कर्मचारी यहाँ पर बैठेंगे, रेगुलरली बैठेंगे और साथ ही साथ कार्यकर्ता आके बता सकते हैं समस्याएं, जनता अपनी समस्या बता सकती है। एक सेंट्रल जगह चाहिए थी हमको जहाँ पूरा कोटद्वार, क्योंकि बाजार के लिए आता ही है, तो हमने एक सुनिश्चित किया कि एक ऐसी जगह मिले जहाँ पर आराम से लोग आके बात कर सकते हैं, अपनी समस्याएं रख सकते हैं। तो आज हमने ये कार्य किया है। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से 2019 में वन दरोगा भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। कोविड-19 के समय अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जुलाई 2021 में 18 पालियों में ऑनलाइन परीक्षा को संपन्न करवाया था, जिसमें 8 जनवरी 2022 को लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। अभिषेक सजवान ने बताया कि जिस प्रकार 2018 और 19 में जेईई भर्ती परीक्षा प्रकरण में सरकार ने जांच के दौरान ही निर्णय लेकर चयनित अभ्यर्थियों से शपथ पत्र लेकर नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। हमारे वन दरोगा परीक्षा जो है वो उत्तीर्ण की है, जिसके लिए कि मैं ज्वाइनिंग के लिए इस तरह से दर दर भटक रहा हूँ। ये जो परीक्षा है इसका नोटिफिकेशन 2019 में आया था। 2022 के जुलाई माह में इसका एग्जाम हुआ था और उसके बाद से ही हमारा एक संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि ये परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से हुई थी तो इसका रिजल्ट 3 महीने में आ जाना चाहिए था। अभ्यर्थी भी इतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी 6 महीने का समय किसी तरह से लग गया। शॉर्ट इंटरव्यू सुन रहे थे, उसमें उन्होंने साफ सीधे कहा है कि पुरानी जो गलतियां हैं मीडिया के माध्यम से हमें पता चलता है। लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जो हमारे इस मुद्दे को सुनने कहते हैं कि मेरी तरफ से इस मामले में कोई रोक नहीं है। राजाजी टाइगर रिजर्व में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी है। सभी 11 रेंजों के करीब 200 आउटसोर्स कर्मचारी बीती 6 अक्टूबर से कार्य बहिष्कार करचीला रेंज के मेन गेट पर बैठे हैं। सहायक वन कर्मचारी संघ और वन बीट अधिकारी संघ से जुड़े पदाधिकारियों ने इस धरने को समर्थन दिया है और सरकार से इनकी सभी मांगों को पूरा करने की गुहार लगाई है।
आउटसोर्स कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार के बाद राजाजी टाइगर रिजर्व में पालतू हाथियों के पालन पोषण और वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित कार्य प्रभावित हो रहे हैं। वहीं हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने सरकार से ठेकेदारी प्रथा बंद करने, पिछले 8 माह का वेतन देने, हर महीने पीएफ और ईएसआई का पैसा देने संबंधित 5 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग की है। जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती तब तक उन्होंने हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी है। 8-8, 10-10 महीने से इन्हें सैलरी नहीं मिल रही है। उसके कारण हमारा जैसे ये हड़ताल में चलेंगे, हमें काफी लोड पड़ रहा है। हम खुद मतलब कि हमारा जो फौज गार्ड है वो भी विभागीय कार्य करने में अक्षम है। बिना इनके बिल्कुल हम कोई कार्य करने में बिल्कुल अधूरा सा समझा जा रहा है हमें खुद, मैं एक वन दरोगा हूं, मुझे खुद हर फौज गार्ड के साथ जाके अपना जंगल देखना पड़ रहा है। कई चीजें हैं, विभाग में बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो रखा है। तो हमारा तो समर्थन 6 तारीख से इनके साथ है। और इनके हड़ताल पे जाने से जो है राजाजी टाइगर की जो फील्ड की वन्य जीव और वनों की सुरक्षा पे उस पर बहुत कुप्रभाव पड़ रहा है। और बीटों में एक वन रक्षक द्वारा कई हेक्टेयर की बीटों की गश्त अकेले करना असंभव है। हिंसक वन्य जीवों के साथ जो अकेला वन क्षेत्र में गश्त करना असंभव है। मैं यही चाहता हूं, उच्च अधिकारियों से भी संदेश देना चाहता हूं कि इनकी समस्या का तत्काल हल निकाला जाए। जो ये लोग माने जाते हैं रीढ़ की हड्डी विभाग की, आज उन अधिकारियों को इतनी भी चिंता नहीं है इनके बारे में कि आज इनको इनका दुख दर्द देके 1 मिनट के लिए वो हमारे बीच में पहुंचते। क्या उनको जानकारी नहीं है कि आज 10-11 रेंज के लड़के एक जगह इकट्ठे हो रखे? ऐसा तो नहीं है, उनको नहीं पता होगा। मेरे महोदय, मेरा तो सिर्फ निवेदन यही है कि जो हमारा ईपीएफ एसआई का जो ये गबन ठेकेदार कर रहे हैं, इनके द्वारा इनकी जांच की जाए और हमें एक मुश्त वो भुगतान किया जाए। रामनगर के पिरुमदारा क्षेत्र में पहुंचे राष्ट्रीय कवि अनिल सारस्वत ने कारगिल शहीद लांस नायक रामप्रसाद ध्यानी की वीरांगना जयंती देवी को उनके घर पर पहुंचकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि कारगिल युद्ध के दौरान दिनांक 25 जुलाई 1999 को लांस नायक रामप्रसाद ध्यानी की यूनिट 17 गढ़वाल राइफल्स में तैनाती थी। तभी पाकिस्तानी घुसपैठियों ने उनकी टीम पर चारों तरफ से हमला कर दिया। लांस नायक रामप्रसाद ध्यानी ने अपनी जान की परवाह किए बिना स्वयं आगे बढ़कर पाकिस्तानी घुसपैठियों का बहादुरी से सामना करते हुए 2 पाकिस्तानी घुसपैठियों को ढेर कर दिया। लेकिन तब तक अन्य घुसपैठियों की नजर रामप्रसाद ध्यानी पर पड़ चुकी थी। उन्होंने चारों ओर से रामप्रसाद पर हमला कर दिया। पाकिस्तानी सेना और घुसपैठियों के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान लांस नायक रामप्रसाद ध्यानी अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए देश के लिए बलिदान उन्होंने दिया। इस अवसर पर उत्तराखंड पूर्व सैनिक लीग रामनगर और हेमपुर के अध्यक्ष सूबेदार मेजर नवीन पोखरियाल के साथ अन्य लोग मौजूद रहे। एक जीवन पर्यंत ये प्रण लिया है कि हर माह एक शहीद के परिवार को सम्मानित करूंगा। उस कड़ी में आज ये 46वां शहीद के परिवार का सम्मान है। कारगिल शहीद लांस नायक रामप्रसाद ध्यानी जी की वीरांगना श्रीमती जयंती देवी जी को आज उनके निवास पर सम्मानित करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे सेना की वर्दी तो नसीब नहीं हो पाई, मेरे परिवार से भी कोई सेना में नहीं रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा सर्वस्व मेरी सेना को लगे, मेरे सैनिकों को लगे, मेरे जवानों को लगे। मुझे सम्मानित किया गया है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे सम्मानित अनिल सारस्वत ने किया है, मुझे अच्छा लगा, मैं उनकी आभारी हूँ। खबर रुड़की से है, जहां अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खान के जन्मदिन पर रुड़की के एक निजी कॉलेज में बड़ी धूमधाम से जश्न मनाया गया और कार्यक्रम में मंगलौर विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी और लक्सर विधायक हाजी मोहम्मद शहजाद भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के संचालक सलीम खान ने बताया कि सर सैयद अहमद खान बहुत ही साधारण विचारों के व्यक्ति थे और एजुकेशन के साथ साथ उन्होंने हिंदुस्तान को भी आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई थी। यहाँ पर सर सैयद डे मना रहे हैं। अक्सर जो अलीगढ़ के पूर्व छात्र हैं वो रात को डिनर वगैरह किया करते हैं, मगर चूंकि हम अलीग नहीं हैं तो हमें पिछले प्रोग्राम अक्सर ऑर्गेनाइज करते थे, तो ऐसा महसूस हुआ शायद उन्हें हमें ऑर्गेनाइज करने में भी अच्छा ना लग रहा था, तो हमने उनके हाल पे उनको छोड़ दिया। हमने अब डे में
उनका बर्थडे मना रहे हैं, चूंकि वो एक ऐसी शख्सियत है जिसने हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदू मुसलमान में ही नहीं, हर कौम के अंदर। चलिए अब खबर विकासनगर से है, जहां कुछ युवाओं ने सीमित संसाधनों के बल पर विकासनगर फाइल्स वेब सीरीज बनाया, जो कि यूट्यूब पर धूम मचा रही है, जिसका सीजन 2 जल्द ही दर्शकों को देखने को मिलेगा। वहीं शनिवार को क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान की मौजूदगी में प्रीमियर शो किया गया। युवा जनरेशन की फिल्म पर बनी इस शॉर्ट फिल्म की क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने सराहना करते हुए युवाओं की इस टीम को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। कंसेप्ट बस यही, हमारे समाज में जो समस्याएं हैं मिटी हुई है आजकल, जैसे कि परिवारों का बिखराव है, परिवार में कोई आपस में बातचीत नहीं करता, सब बिजी है। ऐसा लगता है कि सब एक किराए के कमरे में एक साथ रह रहे हैं एक साथ, लेकिन बातचीत नहीं है कुछ, भावनात्मक लगाव नहीं है कुछ। तो जो एक पीढ़ियों में जो लगाव होता था, एक दूसरे से जो सीखने की परंपरा है, जिसे हम कहते हैं संस्कार, वो कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। तो वही विषय मेरे जहन में आया और मैंने क्यों ना एक पिता पुत्र को केंद्र में रखते हुए और उनकी जो पीढ़ियों में जो फर्क है। खबर उत्तराखंड में इतना ही। आप देखते रहिए खबरें। नमस्कार।